आज क्रेमलिन ने कहा कि नाटो पहले से ही रूस के साथ युद्ध में है। जर्मनी ने अपने रक्षा बजट को 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ा दिया है, जो 57 अरब से बढ़कर कुछ ही वर्षों में अनुमानित 180 अरब डॉलर हो गया है। यह ऊंचा रक्षा बजट बताता है कि यह रूस से युद्ध की तैयारी कर रहा है। जर्मनी सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, कागज और बजट तो बस शुरुआत है। इसके पीछे एक राष्ट्रीय परिवर्तन है। जबरन भर्ती कानून, बंकर अपग्रेड, अस्पताल और सैनिकों की तैनाती। हर कदम रूसी आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया है। आज हम देखेंगे कि यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अपने नाटो सहयोगियों के साथ मिलकर मॉस्को का सामना करने की तैयारी कैसे कर रही है। आइए जमीनी हकीकत से देखें। जर्मनी युद्ध के लिए जवाब का इंतजार नहीं कर रहा। रूस का 2022 में यूक्रेन पर हमला और पोलैंड की हवाई सीमा में ड्रोन जैसी उसकी हरकतों ने बर्लिन में हर अलार्म बजा दिया है। मुसीबत सिर्फ दस्तक नहीं दे रही, बल्कि दरवाजे पर जोर जोर से पीट रही है। जर्मनी की प्रतिक्रिया इसमें पूरी तरह बदलाव है। यह सेना मजबूत कर रहा है, सड़क रेलवे अपग्रेड कर रहा है और 84 मिलियन नागरिकों की सुरक्षा योजनाएं बना रहा है। हर कदम रूस पर पूरी तरह केंद्रित है। यह एक साफ संकेत है कि बर्लिन कोई मजाक नहीं कर रहा है। बजट सबसे ध्यान आकर्षित करता है। अगले 4 वर्षों के भीतर जर्मनी हर साल रक्षा पर 180 अरब डॉलर खर्च करने की योजना बना रहा है, जो उसके जीडीपी का लगभग 35% है, और यह शिक्षा या स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च से भी ज्यादा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से हमेशा शांति के पक्षधर देश के लिए यह साइकिल छोड़ रॉकेट पर चढ़ने जैसा है। वे अमेरिका से 35 F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स खरीद रहे हैं, जो नाटो के परमाणु हथियार ले जा सकते हैं। गंभीर समय के लिए गंभीर हथियार, टैंक, ड्रोन और तोपें भी पहले से कहीं ज्यादा तेजी से उत्पादन लाइनों से निकल रही हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इन हथियारों में से कई पूर्व की ओर पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भेजे जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि अगला संघर्ष वहीं से शुरू होगा। आखिरकार वहीं पर नाटो की सीमा रूस से मिलती है। अपनी तैयारियों को मजबूत करने के लिए जर्मनी नाटो के परमाणु साझाकरण कार्यक्रम में शामिल है। व्यवहार में इसका मतलब है कि अमेरिकी परमाणु बम जर्मन जमीन पर रखे जाते हैं, और अगर आदेश आता है तो उन्हें जर्मन पायलटों द्वारा पहुंचाया जा सकता है। बुशेल एयरबेस पर लगभग 15 B-61 बम कंक्रीट, स्टील और सशस्त्र सुरक्षा की परतों के नीचे मजबूत वॉल्ट्स में बंद रखे गए हैं। नाटो की कुछ जानकारियां बहुत सख्ती से छुपाई जाती हैं, और इसका कारण भी है। यह व्यवस्था जर्मनी को न केवल यूरोप के केंद्र में रखती है, बल्कि परमाणु रणनीति के भी केंद्र में लाती है। अगर बड़ा युद्ध छिड़े, ये बम सिर्फ प्रतीक नहीं, बल्कि जर्मनी के ताकतवर प्रतिरोधों में से हैं, और इस्तेमाल होने पर सबसे विनाशकारी हथियार बन सकते हैं। जोकर कार्ड अपने पास रखने की बात करें। हम देख रहे हैं कि जर्मनी सिर्फ अपनी सेना ही नहीं, बल्कि एक युद्धकालीन राज्य का ढांचा भी फिर से बना रहा है। हाईवे टैंकों के लिए मजबूत किए जा रहे हैं। रेलवे सैनिकों की तेज आवाजाही के लिए चिन्हित है। शीत युद्ध के बंकर फिर से खोले जा रहे हैं। अस्पताल युद्ध जैसी चोटों के लिए तैयार हो रहे हैं। संक्षेप में, देश अपनी नागरिक बुनियादी ढांचे में गति और मजबूती को शामिल कर रहा है। लॉजिस्टिक्स हब ईंधन, गोला बारूद और खाद्य सामग्री से भरे जा रहे हैं, क्योंकि युद्ध में देरी हर दिला सकती है। लक्ष्य सीधा है। जब युद्ध शुरू हो तो जर्मनी को घंटों में तैयार होना चाहिए, दिनों में नहीं। यूरोप में इसकी केंद्रीय स्थिति का मतलब है कि इसे अपने सभी सहयोगियों की हर तरफ मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन भूगोल दोनों तरह असर करता है। जर्मनी नाटो के बीच में है, जिससे यह सैनिकों की आवाजाही और लॉजिस्टिक्स का केंद्र तो बनता है, लेकिन एक बड़ा निशाना भी बनता है। अगर कोई बड़ा युद्ध छिड़ता है तो देश भर की सड़कें, पुल, बंदरगाह और रेलवे लाइनें सबसे पहले खतरे में होंगी। महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन पर मिसाइल हमला सप्लाई चेन को कई दिनों तक ठप कर सकता है। यह सिर्फ बहुत ही सैद्धांतिक बात नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध ने दिखाया कि बिजली ग्रिड, टेलीकॉम और जल प्रणालियां हमले में कितनी जल्दी ढह सकती हैं। इसी कारण जर्मनी के इंजीनियर सिर्फ कंक्रीट को मजबूत नहीं कर रहे, वे केबलें जमीन में दबा रहे, डेटा सेंटर्स सुरक्षित कर रहे और शहरों में ब्लैकआउट ड्रिल कर रहे हैं, जहां शीत युद्ध के बाद सायरन नहीं बजे। लोग भी इस आंदोलन का हिस्सा हैं।
जुलाई 2027 से हर युवा पुरुष को संभावित सैन्य सेवा के लिए पंजीकरण कराना होगा। यह अभी पूरी तरह से अनिवार्य भर्ती नहीं है, लेकिन यह उसी दिशा में एक कदम है। नीति भी तेजी से बदल रही है। जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया और फिनलैंड के साथ रूसी खतरों की तेज प्रतिक्रिया के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहा है। रूस की सेना की गतिविधियों, उपग्रह प्रक्षेपणों और नौसेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए खुफिया जानकारी साझा करना पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया है। बुंडेसपुर, जर्मनी की एकीकृत सशस्त्र सेनाएं ऐसी त्वरित प्रतिक्रिया इकाइयां बना रही हैं जो 48 घंटों के भीतर तैनात हो सकती हैं। विशेष बल दुश्मन की सीमा के पीछे तोड़फोड़, घुसपैठ और जासूसी के लिए प्रशिक्षित हो रहे हैं। अर्थव्यवस्था भी मदद कर रही है। रक्षा कारखाने अधिक बख्तरबंद वाहन, तोप के गोले और ड्रोन बना रहे हैं। कुछ नागरिक कारखानों को वास्तव में सैन्य आपूर्ति केंद्रों में बदला जा रहा है ताकि सेना की गति कहीं धीमी न हो। अब जर्मनी की पूरी अर्थव्यवस्था युद्ध योजना में शामिल है। यह केवल लड़ाई नहीं, यूरोप के केंद्र की सुरक्षा भी है। जर्मनी रूस की आक्रामकता रोकने के लिए अपने सैनिकों, शहरों और कारखानों को एक दीवार बना रहा है। हम इस स्थिति में कैसे पहुंचे? यह सब एक आदमी के साम्राज्य, उसके सपनों और एक ऐसी दुनिया से जुड़ा है जिसने उसे कम आंका। 2021 के अंत में, जब बाकी दुनिया अभी भी कोविड की सुर्खियों और खाली दुकानों की अलमारियों में उलझी हुई थी, तब एक अलग कहानी सामने आ रही थी। सैटेलाइट फीड्स पर अमेरिकी खुफिया टीमें बारीकी से देख रही थीं, क्योंकि रूसी टैंक, रॉकेट लॉन्चर और तोपें यूक्रेन की सीमाओं की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थीं। सोशल मीडिया पर लंबी काफिलों के हिलते हुए वीडियो फैलने लगे जो किसी बहुत बड़ी चीज का संकेत दे रहे थे। फिर भी क्रेमलिन से कुछ नहीं, एक शब्द भी नहीं। वह चुप्पी आखिरकार दिसंबर में टूटी जब पुतिन ने अपनी चाल चली। रूस ने ऐसी मांगें रखी जिससे पश्चिम चौंक गया। रूस ने कहा कि नाटो को पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया और यूक्रेन में सभी सैन्य गतिविधियां रोकनी होंगी। यूक्रेन किसी हाल में इस गठबंधन में शामिल नहीं हो सकता। वह अल्टीमेटम यूक्रेन के भविष्य ही नहीं बल्कि खुद नाटो के लिए सीधी चुनौती था। पुतिन के लिए नाटो असली दुश्मन है और वे इस टकराव का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। पुतिन की इस जुनून को समझने के लिए हमें थोड़ा अतीत में झांकना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप बर्बाद हो गया। शहर खंडहर और अर्थव्यवस्था तबाह थी। 1949 में अमेरिका और 11 सहयोगियों ने सोवियत संघ की पूर्वी यूरोप पर पकड़ रोकने के लिए नाटो बनाया। समझौता साफ था, एक सदस्य पर हमला किया तो सभी से भिड़ना पड़ेगा। अनुच्छेद 5 वाला वादा उन देशों की जीवन रेखा था जो खुद को संवार रहे थे। हालांकि मॉस्को ने कुछ और ही देखा। जहां पश्चिम सुरक्षा देखता था, वहीं सोवियत संघ ने इसे एक जाल के रूप में देखा। रूसी नेताओं को नाटो और अमेरिका का तरीका उन्हें घेरने और उनका प्रभाव घटाने वाला लगा। यह डर 1991 में और भी गहरा गया जब सोवियत संघ टूटकर 15 अलग अलग देशों में बंट गया। आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। साम्राज्य खत्म हो गया था और क्रेमलिन बस देखता रह गया, क्योंकि इन नए देशों में से कई सुरक्षा के लिए नाटो की ओर भाग गए। बिल्कुल, नाटो खुले हाथों से तैयार था। 2004 तक एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, जो कभी सोवियत प्रभाव क्षेत्र में थे, गठबंधन में शामिल हो चुके थे। फिर 2008 का वादा आया कि यूक्रेन और जॉर्जिया भी एक दिन इसमें शामिल हो सकते हैं। रूस के लिए यह सिर्फ प्रभाव की कमी नहीं थी, बल्कि यह था कि नाटो उनके दरवाजे तक आ रहा था। अगर यूक्रेन सदस्य बन जाता तो अमेरिकी सैनिक रूस की 1900 किलोमीटर लंबी सीमा पर कानूनी रूप से डेरा डाल सकते थे। यह सिर्फ एक रणनीतिक खतरा नहीं था, पुतिन के लिए यह उनके राजनीतिक मिशन के केंद्र पर वार था। जब नाटो ने 2021 में पीछे हटने से मना किया तो रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया, जिससे 1945 के बाद सबसे बड़ा यूरोपीय युद्ध शुरू हुआ। पुतिन ने सोचा था तेज हमला नाटो को डरा देगा, लेकिन यह गलत फहमी थी। डर के बजाय इससे विद्रोह भड़क उठा और जो छोटे देश दुविधा में थे उन्होंने तुरंत अपना फैसला कर लिया। फिनलैंड ने 2023 में नाटो ज्वाइन किया, जिससे रातों रात रूस के साथ 1340 किलोमीटर लंबी सीमा जुड़ गई।
2024 में स्वीडन के अनुसरण से बाल्टिक सागर पूरी तरह नाटो के लिए सुरक्षित हो गया। अब रूस यूरोप में केवल बेलारूस और एक जर्जर यूक्रेन के साथ ही गैर नाटो पड़ोसी के रूप में घिर गया है। पुतिन के लिए यह सिर्फ रणनीतिक हार नहीं बल्कि व्यक्तिगत अपमान है, जैसे पूरी दुनिया के सामने पोकर गेम हारना। और जो नेता सत्ता पर टिके रहते हैं वे अपमान को हल्के में नहीं लेते। जर्मनी शतरंज को बाज की नज़र से देख रहा है और इसकी वजह भी सही है। रूस अब यूक्रेन के साथ साथ नाटो से पोलैंड, बाल्टिक देशों और फिनलैंड से सैनिक हटाने की भी मांग कर रहा है। यह कल्पना गठबंधन को कमजोर करेगी। यूक्रेन पश्चिमी हथियार, प्रशिक्षण और खुफिया के साथ मजबूती से डटा है, जबकि रूस लंबी रणनीति से नाटो की दृढ़ता थकाने का दांव खेल रहा है। रूस की नाटो से ज्यादा टिके रहने की क्षमता पर सवाल है, पर उसके कुछ फायदे भी हैं। इनमें सबसे बड़ा फायदा एक वाक्य में समझाया जा सकता है: संख्या बिना एकता के अराजकता पैदा करती है। देखिए, नाटो एक अकेली आवाज नहीं है और यहीं से चीजें उलझ जाती हैं। जर्मनी अपनी सेना में अरबों डॉलर लगा रहा है और नेतृत्व कर रहा है, लेकिन नाटो और यूरोपीय संघ में वही तत्परता हमेशा साझा नहीं की जाती। फ्रांस इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों लंबे समय से यूरोप की अपनी रक्षा प्रणाली की वकालत कर रहे हैं जो अमेरिका पर कम निर्भर हो। उनकी सोच जर्मनी के दृष्टिकोण से भिन्न है, जो अमेरिकी उपकरणों, संयुक्त अभ्यासों और सेना के करीबी समन्वय पर निर्भर करता है। कोई खुला मतभेद नहीं, पर तनाव है। यह रणनीति, खर्च और यूरोप की प्रतिक्रिया किसके नेतृत्व में होगी, इसी पर बहस होती है। दक्षिण में इटली, स्पेन और ग्रीस को अलग हकीकत का सामना करना पड़ता है। वे रूस के उतने करीब नहीं हैं, इसलिए खतरा उतना तात्कालिक महसूस नहीं होता। साथ ही वे उच्च कर्ज, ऊर्जा की कमी और अपने देश में बढ़ती अशांति से जूझ रहे हैं। रोम या मैड्रिड के मतदाताओं से जीडीपी का 5% रक्षा बजट समर्थन मांगना राजनीतिक रूप से जोखिम भरा है। अस्पतालों पर दबाव है, आवास महंगा हुआ है और वेतन नहीं बढ़े। जनवादी पार्टियां निराशा का फायदा उठाकर समर्थन जुटा रही हैं और सवाल उठा रही हैं कि जब लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जूझ रहे हैं, तब अरबों रुपए हथियारों पर क्यों खर्च हो रहे हैं। यहाँ तक कि नेटो का पूर्वी मोर्चा भी पूरी तरह एकजुट नहीं। पोलैंड और बाल्टिक देश सैन्यीकरण तेज करने पर जोर दे रहे हैं और देरी को खतरनाक बता रहे हैं। लेकिन हंगरी नरम रुख अपना रहा है। प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने ईयू प्रतिबंधों का विरोध किया और नाटो के यूक्रेन समर्थन की आलोचना की। उनका चुप रहना असहमति को दरारों में बदल रहा है, जिससे गठबंधन के लिए एकजुट बोलना और मुश्किल हो गया है। स्वीडन और फिनलैंड जैसे नए नाटो सदस्य अभी भी खुद को अपनी भूमिकाओं के अनुसार ढाल रहे हैं। लंबे समय तक तटस्थ रहने के बाद अब उन्हें परंपराओं और नई जिम्मेदारियों में संतुलन बनाना है। स्वीडन में प्रगतिशील समूह सैन्य विस्तार का विरोध कर कूटनीति को प्राथमिकता देने की मांग कर रहे हैं। ऑस्ट्रिया और आयरलैंड अभी भी आधिकारिक रूप से तटस्थ हैं। वे यूक्रेन का समर्थन तो करते हैं, लेकिन जर्मनी की बड़ी रक्षा योजनाओं में शामिल नहीं हैं। यह प्राथमिकताओं का असमान मिश्रण जर्मनी की असली परीक्षा है। बर्लिन शायद नाटो के सैन्य प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो, लेकिन वह अकेले गठबंधन को आगे नहीं बढ़ा सकता। हर अहम फैसले में सभी की सहमति जरूरी है। एक देश भी प्रक्रिया धीमी कर सकता है। एक ऐसी दुनिया में जहां खतरे तेजी से बदलते हैं, 31 सरकारों की सहमति का इंतजार करना सिर्फ धीमा ही नहीं बल्कि जोखिम भरा भी है। जबकि नाटो इन मतभेदों से जूझ रहा है, रूस पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और अपनी युद्ध मशीन को हर दिन एक बड़ा खतरा बना रहा है। 2025 की शुरुआत तक उसका रक्षा बजट 143 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले साल से 25% ज्यादा है और यह उसके कुल खर्च का लगभग 40% है। रूस ने इसकी भरपाई के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण खर्च 16% घटाया। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने अपनी नीतियों में आक्रामक रुख अपनाया है। रूस 23.9 करोड़ की सेना बनाने और 15 लाख सक्रिय सैनिक रखने की योजना बना रहा है। लक्ष्य पाने के लिए भर्ती की उम्र 27 से बढ़ाकर 30 कर दी गई है, जिससे और युवा पुरुष सेवा में बुलाए जा रहे हैं। अब भर्ती नोटिस डिजिटल सिस्टम से आते हैं, जिससे टालना और मुश्किल हो गया है। कुछ लोग नागरिक सेवा चुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिस्टम उन्हें सेना में ही भेजता है। रूस अब कॉन्ट्रैक्ट सैनिकों की भर्ती भी कर रहा है और उत्तर कोरिया और अफ्रीका से लड़ाकों को ला रहा है। रूस ने इस गर्मी में यूक्रेन में 10,000 से ज्यादा और 2022 से अब तक 1 मिलियन सैनिक खोए हैं। फिर भी उसने तेजी से खुद को तैयार किया है।
उपकरणों की भरपाई की है और 2030 तक पूरी ताकत पाने का लक्ष्य रखा है। इन बातों से जर्मनी की खुफिया एजेंसियां चिंतित हैं। रूस ने एक नया यूनिट भी बनाया है जिसका नाम 44वां आर्मी कॉर्प्स है और इसे फिनलैंड के पास तैनात किया है। यह एक मौन खतरा है जिस पर पुतिन जब चाहें कार्रवाई कर सकते हैं। रूस नॉर्डिक और बाल्टिक क्षेत्रों में सैन्य गतिविधि बढ़ा रहा है, जहां जर्मनी नाटो की रक्षा में मदद करता है। बाल्टिक सागर के आसपास रूसी वायु रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध टीमें और सैन्य अभ्यास अधिक आक्रामक होते जा रहे हैं। इसी समय साइबर हमले और जासूसी बढ़ रही है, जिससे नाटो देशों की चिंता बनी हुई है। ऐसा लगता है जैसे पुतिन किसी परेशानी या सबसे छोटी टकराव की तलाश में है ताकि वह उसका फायदा उठा सके। रूस की नौसेना भी एक गंभीर खतरा है। नॉर्दर्न फ्लीट की पनडुब्बियां और युद्धपोत क्रूज मिसाइलों से लैस हैं जो पूरे यूरोप को निशाना बना सकते हैं। हाँ, इसमें बर्लिन भी शामिल है। बाल्टिक सागर में रूस की नौसेना हमले कर सकती है, समुद्री मार्ग रोक सकती है या द्वीपों पर सैनिक उतार सकती है। जर्मनी जानता है कि उसके हैम्बर्ग और ब्रेमर हेवन बंदरगाह खतरे में हैं। इसका मतलब है कि उसकी खाद्य सुरक्षा और आवाजाही की स्वतंत्रता भी खतरे में है। रूस की कार्रवाइयां सिर्फ ताकत दिखाना नहीं बल्कि असली खतरा हैं। इसके अलावा रूस अपनी रक्षा उद्योग फिर से बना रहा है। हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों ने मिसाइल ईंधन से जुड़े 5 गुप्त ठिकानों पर बड़े निर्माण कार्य को दिखाया। ये ठिकाने वर्षों बाद फिर सक्रिय हुए हैं। इससे पता चलता है कि रूस पुराने सोवियत मिसाइल कारखाने फिर से खोल रहा है और नए भी बना रहा है। जो ईंधन वे बना रहे हैं वह इस्कंदर एम जैसी हथियारों को शक्ति देता है, जिन्होंने यूक्रेनी शहरों पर हमला किया है और बेहिसाब तबाही मचाई है। वही ईंधन S-300 और S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स और यहाँ तक कि रूस की परमाणु मिसाइलों को भी शक्ति देता है। यह सब यूरोप के लिए बुरी खबर है। जर्मनी के लिए इसका मतलब है कि यूक्रेन में युद्ध केवल पूरी तस्वीर का एक हिस्सा है। रूस सिर्फ एक देश से नहीं लड़ रहा, बल्कि वह यूरोप के भविष्य को सैन्य शक्ति से तय करने की तैयारी कर रहा है। जर्मनी देख रहा है कि आगे क्या आने वाला है और उसे पता है कि हर देरी रूस को तैयारी के लिए और समय देती है। रूस के हथियार खतरनाक हैं, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा उसकी बनाई टीम है। मॉस्को अब अकेले नहीं बल्कि चीन, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ मिलकर काम कर रहा है। मिलकर वे एक ऐसा समूह बना रहे हैं जो दुनिया के काम करने के तरीके को चुनौती दे सकता है। 1995 में एक अमेरिकी विशेषज्ञ जिनका नाम ज़बिग्निएव ब्रेजिंस्की था, उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर चीन, रूस और ईरान पश्चिम के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं तो यह एक बुरा सपना होगा। फरवरी 2022 में रूस और चीन ने यूक्रेन पर आक्रमण से कुछ दिन पहले नो लिमिट्स साझेदारी पर हस्ताक्षर किए, जिससे वह चेतावनी सच हो गई। तब से उनकी साझेदारी और मजबूत हुई है। चीन रूस को उसके परमाणु कार्यक्रम के लिए जरूरी उपकरण और यूरेनियम भेज रहा है। चीन ने 2022-2023 में रूस को परमाणु हथियार न इस्तेमाल करने को कहा, फिर भी मदद जारी रखी। ईरान ने ड्रोन और मिसाइलें भेजकर यूक्रेन के पावर स्टेशन और शहरों को नुकसान पहुंचाया। अब उत्तर कोरिया लाखों तोप के गोले और सैनिक भेज रहा है। रूस तेल और गैस से मिले पैसों से हथियार खरीद रहा है, युद्ध फंड कर रहा है और कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि वह नाटो से सीधी लड़ाई की योजना बना सकता है। जर्मनी की खुफिया एजेंसियां रूस की गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। डेनमार्क की जासूसी एजेंसी ने कहा कि उसके क्षेत्र पर सीधा हमला कम संभावित है, लेकिन स्थिति चिंताजनक है। रूस की महत्वाकांक्षाएं यूक्रेन से आगे तक फैली हैं और उसकी 2022 की नौसैनिक रणनीति में आर्कटिक के उन हिस्सों पर प्रभुत्व की योजनाएं हैं जो अमेरिकी सैन्य अभियानों से जुड़ी हैं। ग्रीनलैंड में बर्फ पिघलने के साथ ही दुर्लभ खनिज सामने आ रहे हैं जो उन्नत हथियारों, इलेक्ट्रॉनिक्स और मिसाइल प्रणालियों के निर्माण के लिए बेहद जरूरी सामग्री हैं। इन संसाधनों पर नियंत्रण भविष्य के संघर्षों में शक्ति संतुलन को बदल सकता है। जर्मनी इस पर खास ध्यान दे रहा है क्योंकि ये आर्कटिक संसाधन युद्ध की स्थिति में उसके व्यापार मार्गों और नाटो जिम्मेदारियों पर बड़ा असर डाल सकते हैं। आर्कटिक पर नियंत्रण नाटो के उत्तरी मोर्चे व वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधा बर्लिन को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। रूस को सीधे तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला करने की जरूरत नहीं है। यह पोलैंड, नॉर्वे या बाल्टिक देशों को निशाना बनाकर नाटो की एकता की परीक्षा ले सकता है, जहां जर्मनी की सेनाएं, व्यापार मार्ग और रणनीतिक हित हैं। रूस वैश्विक टीम बना रहा है,
वहीं जर्मनी अपने घर में दबाव महसूस कर रहा है, जहां युद्ध का खतरा रोजमर्रा की जिंदगी बदल रहा है। 2027 के ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन प्रस्ताव ने युवाओं को बेचैन किया है। बर्लिन के क्रॉइसबर्ग में विरोध में हजारों लोग नो वॉर नो वे पोस्टर लिए जुटे हैं। सोशल मीडिया बंटा हुआ है। डिफेंड जर्मनी जैसे हैशटैग्स का टकराव है पीस नाउ से हो रहा है। आर्थिक मंदी और ज्यादा अशांति को बढ़ावा दे सकती है। जर्मनी की 2024 की वृद्धि दर सिर्फ 0.3% रही और रक्षा खर्च स्कूलों और अस्पतालों पर दबाव डाल रहा है। जनप्रिय पार्टियां समर्थन पा रही हैं क्योंकि वे सैन्य बजट घटाने और नौकरियों पर फोकस कर रही हैं। अगर युद्ध छिड़ गया तो यह विभाजन हिंसक हो सकता है, जिसमें देशभक्तों और शांतिवादियों के बीच टकराव हो सकता है। ऊर्जा एक और विवाद का मुद्दा है। जर्मनी ने 2025 तक रूसी गैस बंद कर दी और नॉर्वे की आपूर्ति और पवन ऊर्जा पर स्विच कर लिया। 2022 से कीमतें 20% बढ़ी हैं। घरों पर दबाव है, छोटे व्यवसाय बंद हो रहे हैं। एक युद्ध लागत को और भी बढ़ा सकता है, खासकर अगर बाल्टिक सागर की शिपिंग लेन बंद हो जाती है। जर्मनी ईंधन जमा कर रहा है, लेकिन लंबा संघर्ष संसाधन खत्म कर राशनिंग शुरू कर सकता है। कारखाने कलपुर्जों का भंडारण कर रहे हैं ताकि चीन या रूस आपूर्ति बाधित करें तो वे तैयार रहें। अब हालात बदल गए हैं। जब जर्मनी की सबसे बड़ी चिंता लेट ट्रेन थी, शिक्षा भी बदल रही है। पूर्वी जर्मनी में पोलैंड सीमा के पास स्कूलों में छात्रों को प्राथमिक चिकित्सा, निकासी मार्ग और साइबर सुरक्षा सिखाई जाती है। बच्चे फिशिंग घोटालों की पहचान करना सीखते हैं जो रूसी हैक हो सकते हैं। यह व्यावहारिक तो है पर डरावना भी, जैसे ऐसे तूफान की तैयारी करना जिसकी उम्मीद नहीं होती। अब विश्वविद्यालय नागरिक सुरक्षा पर मुफ्त पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। कुछ शहरों में रेजिलियंस फेयर हो रही हैं, जहां परिवार आपातकालीन किट पैक करना और बिना फोन संवाद करना सीखते हैं। यह घबराहट नहीं, बल्कि जर्मनी की हर छोटी बात की योजना बनाने की आदत है। सेना तेजी से बढ़ रही है। बुंडेसवेयर, जिसे कभी कम बजट वाला कहकर मजाक उड़ाया जाता था, अब सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया है। नए रंगरूट वर्चुअल रियलिटी सिमुलेटर से शहरी युद्ध और साइबर हमलों का अभ्यास करते हैं। जर्मनी ऐसे ड्रोन खरीद रहा है जो रूसी सिग्नलों को जाम कर सकते हैं। लीपर्ड 2 टैंक आर्कटिक और शहरी युद्ध के लिए अपग्रेड हो रहे हैं। पोलैंड और फिनलैंड के संयुक्त अभ्यासों में बाल्टिक बंदरगाहों की रक्षा और कब्जाए द्वीपों को वापस लेना शामिल है। बुंडेसवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित लॉजिस्टिक्स सिस्टम का परीक्षण कर रहा है ताकि आपूर्ति तेजी से पहुंच सके। यह नौकरी अब सुस्त दफ्तर से बदलकर प्रशिक्षण जैसी हो गई है। यह हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो जर्मनों के लिए युद्ध का असली मतलब क्या होगा। सच कहें तो नाटो रूस टकराव अब तक की किसी भी चीज से अलग होगा और बर्लिन इसके केंद्र में रहेगा। तो अर्थव्यवस्था को जबरदस्त झटका लगेगा। जर्मनी की 45 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी निर्यात पर निर्भर करती है, खासकर कारों, रसायनों और औद्योगिक मशीनरी पर। 2025 के एक अध्ययन के अनुसार एक युद्ध उस उत्पादन का 30% बंद कर सकता है। अगर बंदरगाह या हवाई क्षेत्र बंद हुए तो बवेरिया की पारिवारिक फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं। बेरोजगारी 10% तक पहुंच सकती है, जो 2008 की मंदी के बाद पहली बार होगा। मुद्रास्फीति जो इस साल 5% है, ईंधन व खाद्य आयात बाधित होने पर दोगुनी हो सकती है। केंद्रीय बैंक ने चेताया कि नाटो रूस युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक साल में 15 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। एक अध्ययन के मुताबिक जर्मनी अपनी जीडीपी का 8% खो सकता है। यह मंदी नहीं है, यह तो एक खाई है। शरणार्थी एक ही रात में समाज को बदल देंगे। अगर रूस किसी बाल्टिक देश पर हमला करता है तो 80 लाख से ज्यादा लोग पश्चिम भाग सकते हैं, जिनमें कई जर्मनी जाएंगे। हैम्बर्ग जैसे शहरों में सार्वजनिक पार्कों में टेंट कैंप नजर आ सकते हैं। स्कूल शरणस्थल बन जाएंगे। अस्पताल सैनिकों को प्राथमिकता देंगे। स्थानीय निवासी बुनियादी संसाधनों के लिए नए लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने पर मजबूर हो सकते हैं। 2015 में जर्मनी ने 10 लाख शरणार्थी संभाले थे। अब यह और तेज व यह भव अव्यवस्थित होगा। गोरलिट जैसे सीमा शहरों पर दबाव बढ़ सकता है। साइबर हमले सबसे असरदार होंगे। रूसी हैकर्स बैंकों पर हमला कर एटीएम और ऑनलाइन भुगतान रोक सकते हैं। 2024 में राइनामेटल को रैनसमवेयर हमले के चलते आईटी सिस्टम और रक्षा संचालन में बाधा के कारण $100 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। युद्धकालीन हमले पूरी इंडस्ट्रीज को ठप कर सकते हैं।
पावर ग्रिड फेल हो सकते हैं जिससे शहर अंधेरे में डूब सकते हैं, और जो अस्पताल डिजिटल रिकॉर्ड्स पर निर्भर हैं वे बंद हो सकते हैं। जर्मनी 2028 तक साइबर डिफेंस में 10 अरब डॉलर निवेश कर रहा है, फिर भी रूस के हैकर्स हमले कर रहे हैं। वे हर दिन नेटो की कमजोरियों को परखते हैं। युद्ध के राजनीतिक परिणाम भी विस्फोटक हो सकते हैं। फार राइट अल्टरनेटिव फ्यूरर डॉयचलैंड पार्टी, जिसे 2025 में 20% वोट मिल रहे हैं, नेटो या शरणार्थियों को दोष देकर अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है। वामपंथ, ग्रीन्स और शांतिवादी पार्टियां शांति वार्ता की मांग कर बर्लिन पर संघर्ष भड़काने का आरोप लगा सकती हैं। चांसलर ओलाफ शुल्ज का गठबंधन पहले से ही कमजोर है, युद्ध इसे पूरी तरह से तोड़ सकता है। एक सर्वेक्षण में 60% जर्मन नाटो का समर्थन करते हैं, लेकिन केवल 40% समर्थन करते हैं। अनिवार्य सैन्य सेवा युद्ध एकता की परीक्षा होगी और नेताओं को जवाबी कार्रवाई या बातचीत का कठिन विकल्प चुनना होगा। जर्मनी इन जोखिमों को स्पष्ट रूप से देख रहा है और पूरी सटीकता के साथ तैयारी कर रहा है। बवेरिया और ब्रांडेनबर्ग में सैन्य ठिकानों का विस्तार हो रहा है, जहां नई बैरकें, ड्रोन पैड और निगरानी केंद्र बन रहे हैं। व्यापार मार्ग बदल रहे हैं। जर्मनी अब कनाडा से ज्यादा और चीन से कम स्टील ले रहा है। ऊर्जा कंपनियां खोई पाइपलाइन गैस की भरपाई के लिए एलएनजी टर्मिनल बना रही हैं। शहर निकासी मार्ग बना रहे हैं। ग्रामीण कस्बे शरणार्थियों की तैयारी कर रहे हैं। यह सिर्फ युद्ध से बचने की बात नहीं है, बल्कि इतनी तैयारी करने की बात है कि रूस युद्ध शुरू करने से पहले 2 बार सोचे। लेकिन यह सिर्फ जर्मनी की लड़ाई नहीं है। पूरे यूरोप में नाटो दशकों की रणनीतिक सहजता से जाग रहा है। नाटो दशकों की आत्मसंतुष्टि से जाग रहा है। इस साल हेग में हुए नाटो शिखर सम्मेलन में सहयोगियों ने हर साल रक्षा में जीडीपी का 5% निवेश करने का संकल्प लिया। जर्मनी के लिए यह उसकी स्वास्थ्य खर्च से सालाना 120 अरब डॉलर ज्यादा है। यह सिर्फ बजट में बदलाव नहीं, बल्कि आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य विस्तार है। इस वादे से नेटो का बजट 27 ट्रिलियन डॉलर बढ़कर 42 ट्रिलियन डॉलर वार्षिक हो जाता है। नेटो में हर जगह तैयारियां अब नीतिगत ज्ञापनों जैसी कम और युद्ध की रिहर्सल जैसी ज्यादा लगने लगी हैं। पोलैंड 30,000 सैनिकों की एक सेना तैयार कर रहा है और यहां तक कि किशोरों को भी प्राथमिक चिकित्सा और नागरिक सुरक्षा सिखा रहा है। फिनलैंड, जिसने अनिवार्य सैन्य सेवा नहीं छोड़ी, एक रात में ही करीब 10 लाख प्रशिक्षित रिजर्विस्ट भेज सकता है। स्वीडन और नॉर्वे अपनी पहाड़ों में गहराई में छिपे शीत युद्ध के बंकरों को फिर से तैयार कर रहे हैं। इसी समय बाल्टिक देश बारूदी सुरंगों का भंडारण कर रहे हैं और पुराने समझौतों को तोड़ रहे हैं ताकि मॉस्को को एक सीधा संदेश भेजा जा सके। ईयू ने अपने शिष्ट ब्रुसेल्स अंदाज में हर नागरिक से 72 घंटे की आपातकालीन आपूर्ति रखने का आग्रह किया है। आधिकारिक तौर पर यह मजबूती के लिए है, लेकिन अनौपचारिक रूप से यूरोप कहता है कि आप आपातकालीन किट तैयार रखें, खासकर जर्मनी। यह गठबंधन के लिए डॉक्टर बनकर, अस्पतालों को युद्ध घायलों के इलाज के लिए तैयार कर, खुद को नाटो चिकित्सा केंद्र बना रहा है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो यह पूरे महाद्वीप से घायल सैनिकों की लहरों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। अमेरिका पोलैंड में और सैनिक तैनात कर रहा है। ब्रिटेन बाल्टिक सागर में युद्धपोत भेज रहा है। फ्रांस, जो यूरोपीय संघ पर केंद्रित है, जर्मनी के साथ साइबर रक्षा का प्रशिक्षण ले रहा है। जापान भी नाटो के प्रशांत महासागर अभ्यासों में शामिल हो रहा है। फरवरी 2025 में जापान की नौसेना ने अमेरिका और फ्रांस के विमान वाहक पोतों के साथ फिलीपींस के पास 11 दिन अभ्यास किया। फ्रांस ने 1960 के दशक के बाद से प्रशांत क्षेत्र में तैनाती नहीं की है, इसीलिए उनका ऐसा करना इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है। रूस से खतरा अब वैश्विक हो गया है। यह सब इसलिए है क्योंकि विश्लेषकों की चेतावनियां पहले से कहीं अधिक तीखी हैं। अगर रूस को नहीं रोका गया तो उनका कहना है कि निकट भविष्य में एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। लेकिन इस तैयारी में एक पेंच है जो जर्मनी की ताकत को नए खतरे में बदल सकता है। यूरोप की रक्षा की यही तैयारी उसे अस्थिर भी कर सकती है। इतिहास बताता है कि जब एक पक्ष रक्षा के लिए हथियार उठाता है तो दूसरा इसे उकसावा मानता है। इसे सुरक्षा दुविधा कहते हैं। व्यवहार में मॉस्को सैन्य तैयारियां तेज कर प्रतिक्रिया दे सकता है, जिससे यह चक्र आगे बढ़ेगा। यहाँ तक कि नेटो के भीतर भी कुछ सहयोगी जर्मनी की आक्रामकता को संदेह की नजर से देख सकते हैं। अतीत की गूंज से घबराए हुए या बदलते संतुलन को लेकर सतर्क रह सकते हैं। जर्मनी की चुनौती सिर्फ खुद को हथियारों से लैस करने की नहीं है,
बल्कि ऐसा करते हुए उसी अस्थिरता को भड़काए बिना करना है जिसे वह रोकना चाहता है। इसका मतलब है कि टैंकों और मिसाइलों के साथ साथ कूटनीति, पारदर्शिता और सहयोगियों को लगातार आश्वासन भी देना। बर्लिन को ताकत दिखानी होगी लेकिन घमंड के बिना, तैयार रहना होगा लेकिन लापरवाही के बिना, और दृढ़ संकल्प दिखाना होगा लेकिन संदेह के बिना। हालांकि अब तक कूटनीति ने बहुत कम राहत दी है। इस साल फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन ने 90 मिनट बात की। मार्च और मई में और भी कॉल्स हुई लेकिन कुछ भी नहीं बदला। अमेरिका और रूस के अधिकारी 18 फरवरी को सऊदी अरब में शांति और व्यापार पर चर्चा करने के लिए मिले, लेकिन बातचीत विफल हो गई। अगस्त में अलास्का शिखर सम्मेलन को युद्ध टालने का अंतिम मौका कहा गया, लेकिन कुछ दिनों बाद रूस ने यूक्रेन पर दोबारा हमला किया। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था। 2030 की ओर देखते हुए आगे का रास्ता दो बिल्कुल अलग अलग भविष्य की ओर जाता है। सबसे अच्छे हालात में जर्मनी की तेज सैन्य मजबूती, जो एक मजबूत और एकजुट नेटो द्वारा समर्थित है, मॉस्को को यह यकीन दिला देती है कि आगे की आक्रामकता की कीमत चुकाना उसके लिए फायदेमंद नहीं है। यूक्रेन स्थिर होता है, कूटनीति शुरू होती है और यूरोप नाजुक लेकिन स्थिर शांति का आनंद लेता है, जहां रोकथाम से शांति बनी रहती है। बिल्कुल यही आशावादी संस्करण है जिसे नीति लिखने वाले अक्सर पहली पेज पर रखते हैं। इससे भी डरावना परिदृश्य कम सुकून देता है। अगर रूस और आक्रामक होकर ज्यादा इलाका या नेटो की जमीन पर हमला करता है तो यूरोप एक लंबे थकाऊ संघर्ष में फंस सकता है, जैसा 1940 के दशक के बाद नहीं देखा गया। साइबर हमले बिजली ग्रिड, बंदरगाह और सप्लाई चेन रोक सकते हैं। शरणार्थियों की बाढ़ पुराने संकटों से बड़ी हो सकती है। नेटो के केंद्र में स्थित जर्मनी जल्द ही फ्रंटलाइन राज्य और लॉजिस्टिक्स हब बन जाएगा, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज पर भारी दबाव पड़ेगा। इसका असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा। वैश्विक व्यापार, वित्त और राजनीतिक स्थिरता इससे प्रभावित होंगे। जर्मनी अंधाधुंध संघर्ष की ओर नहीं बढ़ रहा है, वह इसके लिए तैयार होने के लिए दौड़ रहा है। इस दौर में पुराने नियम टूट रहे हैं और नई प्रतिद्वंद्विताएं बन रही हैं। बर्लिन अब सिर्फ यूरोप की आर्थिक ताकत नहीं है, यह नाटो के भविष्य का अग्रिम पंक्ति का रक्षक भी है। असल सवाल यह नहीं है कि जर्मनी आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या बाकी दुनिया तैयार है।